सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। पहली खबर बैतूल से है, जहां से हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने खबर भेजी है। शाहपुर में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निस्बर्ड से प्रोफेसर डॉक्टर एलपी भट्ट, सनराइज संस्था के राजकुमार सिरोरिया और संस्था के अध्यक्ष दीप चंद वर्मा और शाहपुर विकासखंड के लगभग 150 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर एलपी भट्ट ने बताया कि भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के माध्यम से कोविड प्रभावित लोगों को स्वयं के रोजगार के प्रति प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। अगली खबर बिहार से है, जिसे हमारे संवाददाता समीर उल्लाह ने भेजी है। वो लिखते हैं कि बिहार के बगहा से इस समय बड़ी खबर आ रही है कि जहां यूपी बिहार को जोड़ने वाले रतवल धनहा पथ पर दो ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे ट्रक के चालक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। नाजुक हालत में ट्रक चालक को बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि तेज रफ्तार में दोनों ट्रकों की भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे के बाद एक चालक दोनों ट्रक के बीच में फंस ही गया। 4 घंटे मशक्कत करने के बाद चालक को जब बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना नदी थाना क्षेत्र के नैनहा चेक पोस्ट का है। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृत चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला स्थित उत्तम वाजपेयी के रूप में हुई है। वहीं दूसरे चालक पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांव गांव का निवासी सुनील कुमार बताया गया है। हादसे को लेकर घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस पर चिकित्सा पदाधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 2 केस आया अभी अनुमंडल अस्पताल बगहा में, जिसमें एक पेशेंट इलाजरत है। अभी उसको मल्टीपल लेसरेटेड इंजुरी ओवर फेस है एंड ओवर लेग है, और वो पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है। और एक दूसरा पेशेंट आया है जो कि ब्रॉड डेड है। उसको मल्टीपल लेसरेटेड वुंड ओवर हेड है एंड ओवर राइट आर्म भी है। तो वो पेशेंट आया तो देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ एंड पेशेंट वाज डिक्लेयर्ड डेड। घायल की क्या स्थिति है? रेफर होगा या फिर अभी चला? नहीं, उसका यहीं पे उपचार हो रहा है। वो अभी स्टेबल ही है पेशेंट। सब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद डिटेल में जानकारी दी जाएगी। हालांकि पेशेंट अभी स्टेबल है। अगली खबर हमारे संवाददाता रोहित जायसवाल ने प्रतापगढ़ से भेजी है, जहां बीएसएफ में तैनात एएसआई शिव बहादुर सिंह ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शिव बहादुर एएसआई के पद पर बटालियन 76 पश्चिम बंगाल के कुंज बिहार में तैनात रहे। वहीं शहीद शिव बहादुर का पार्थिव शरीर बीती रात 11 बजे उनके पैतृक आवास शहर बड़नगर गांव पहुंचा। सुबह शहीद जवान शिव बहादुर सिंह का गांव के ही बाग में अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ जवान के अंतिम संस्कार में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सांसद, विधायक, डीएम, एसपी भी शामिल हुए। जवान के अंतिम यात्रा में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई बेल्हा के लाल की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आतुर दिखा। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने परिजनों को 50 लाख का चेक सौंपा। साथ ही एक परिजन को सरकारी नौकरी और गांव की एक सड़क का नाम सहित उनके नाम पर रखने की घोषणा की। कल सीएम योगी ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते हुए जवान के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान ठंड लगने से शिव बहादुर सिंह शहीद हो गए। बड़नपुर गांव के बीएसएफ के जवान वो शहीद हुए, शासन की तरफ से क्या जो है बीएसएफ में हमारे जनपद प्रतापगढ़ के निवासी बड़नपुर के रहने वाले सब इंस्पेक्टर थे, उनकी शहादत हुई थी और आज उनके लास्ट राइट्स दिए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्तमान में जो हमारी व्यवस्था है उसके अंतर्गत परिवार को सहायता देते हुए 50 लाख की एक्स ग्रेशिया उनको मदद दी गई है, जिसमें 35 लाख जो हमारे शहीद है उनकी धर्मपत्नी को और 15 लाख उनके पिता को धनराशि ट्रांसफ़र की गई है। इसके अतिरिक्त एक परिवार को सरकारी सेवा योजना के लिए एक नौकरी उनको दी जाएगी और एक सड़क जो है एक शहीद के नाम घोषित की जाएगी। इसके अतिरिक्त परिवार द्वारा अपने छोटे जो काम बताए गए उन पर भी जिला प्रशासन तन्मयता से कार्रवाई करते हुए उनको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेगा। सर, कहाँ इनकी तैनाती? ये जो शहीद हुए हैं जवान, ये सब इंस्पेक्टर के तौर पर कूच बिहार में वेस्ट बंगाल में तैनात हैं। सर, आपके भाई साहब
बीएसएफ में जवान जी, थे सर, कैसे जो है शहादत हुई है और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे सर तो अभी जो है मांगे बहुत कुछ है। और 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है। ऑन ड्यूटी पे एक्सपायर हुए। कहाँ इनकी तैनाती बताइए? पश्चिम बंगाल बागडोरा अच्छा, बंगाल। क्या सरकार की तरफ से कुछ आपको आर्थिक मदद भी आज दी गई? आज कुछ नहीं मिला है अभी तक। आगे देखा जाएगा जैसे होगा। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? राजू सिंह। अगली खबर हमारे संवाददाता रणविजय ने प्रयागराज से भेजी है, जहां के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र को बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी को अंजाम दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब ब्लॉक संसाधन केंद्र का कर्मचारी पहुंचा तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर जाकर देखा तो सभी कमरों के ताले भी टूटे हुए थे। कार्यालय से एक कंप्यूटर मॉनिटर, 3 सीपीयू, 4 बैटरी, 1 जनरेटर सहित लाखों की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा की गई। घटना की जानकारी मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी हंडिया प्रदीप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी हंडिया पुलिस को दी। सूचना मिलते ही हंडिया पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करते हुए थाने पर लिखित तहरीर देने की बात कही। यह क्या क्या सामग्रियां गई? आज 13 तारीख की रात में BRC से एक कंप्यूटर मॉनिटर, 3 CPU, 1 लैपटॉप, 4 बड़ी बैटरी, कीबोर्ड, माउस, पुराना जनरेटर, बड़ा दीपदान और स्टेशनरी के अन्य सामान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ताला तोड़ करके चोरी कर लिए गए हैं। कितनी लागत रही होगी सर जो सामान चोरी हुए हैं? अब बैटरी के हिसाब से और CPU के हिसाब से देखें, बड़े बड़े सामान हैं तो लगभग 2 लाख के आसपास सामान का मूल्य, 2 लाख से अधिक ही इसका मूल्य है। तो सर घटना की सूचना जो है थाने को दी गई? थाने को दे दी गई है और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। जी, तो यहाँ पर मौके पर पुलिस विभाग आया था? प्राथमिक रूप से उन लोगों ने देख लिया है, पुलिस आई थी और उन्होंने देखा है, अपने तरीके से वो काम करेंगे। इसकी तहरीर दे रहे हैं सर? जी, इसकी तहरीर लिखित रूप से थानाध्यक्ष महोदय को दे दी जाएगी। अगली खबर हमारे संवाददाता भगवान सिंह अकलेरा ने राजस्थान से भेजी है, जहां अकलेरा कस्बे के खारपार रोड पर सड़क और नालियां नहीं होने से राहगीर ने तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राहगीर और आसपास रहने वाले लोगों को वहां से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब आधा किलोमीटर के मार्ग में सड़क नहीं होने के चलते सालों पुराने खरंजे पर जगह जगह बड़े गड्ढे हो चुके हैं। पूरा खरंजा क्षतिग्रस्त हो चुका है। नालियों का निर्माण नहीं होने के चलते रोड पर गंदा पानी बह रहा है। वहीं इस समस्या को लेकर आसपास के लोगों और राहगीरों का कहना है कि यह समस्या कई सालों से बनी हुई है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर सालों पुराना जो खरंजा बना हुआ है वो भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। नालियां नहीं होने के चलते रोड पर गंदा पानी बह रहा है। खारपार रोड की जो ये जर्जर अवस्था हो रही है, इस पे करीब प्रगति और इसके अलावा कोचिंग क्लासेज और स्कूल और 2-3 कॉलोनी का आम रास्ता है, जिससे सैकड़ों लोग रोज गुजरते हैं। और इस जो रोड की खराब स्थिति है, इसके बारे में कॉलोनी वासियों के द्वारा हमने उपखंड अधिकारी नगर पालिका अकलेरा और जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा चुके हैं। इसके अलावा हमारे एडवोकेट कमललाल जी के द्वारा जो लोक अदालत है उसके मार्फत नोटिस भी जारी करवाए हैं और उन्होंने इसको शीघ्र इसको काम को पूरा करने के लिए बोला था, लेकिन आज दिन तक पूरा नहीं हुआ है। इसकी इस जर्जर और खंडर अवस्था की वजह से आए दिन यहाँ पर एक तो मोटरसाइकिल फिसलती है और लोगों का पैदल चलना दूभर हो रहा है। इस गंभीर समस्या की ओर उपखंड प्रशासन और अकलेरा नगर पालिका का ध्यान नहीं जाना घोर लापरवाही है। और इतनी बार अवगत कराने के बाद भी ऐसी समस्या की सैकड़ों लोग रोज परेशान हो रहे हैं, रोज दुखी हो रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देना घोर लापरवाही है। हमें सभी प्रशासन से निवेदन है कि इसका शीघ्र इसका निस्तारण कराएं और इस रोड को का काम चालू कराएं। धन्यवाद।
फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ, और खबर आपके साथ, आपके हाथ। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. Feel it now. My style is never dull. Take a bow, tell me how you feel it now. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. तेरी बाहें मेरी अपनी है, तेरी खुशियाँ मेरी अपनी है, तेरा प्यार मेरा अपना है, वो दुलार मेरा अपना है, तेरे सपने मेरे अपने हैं, ये आसमां अपना है, ये मंजिलें अपनी है, तू है तो मैं हूँ, तू जो है वो मैं हूँ। इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं सीधे खबरों की ओर। अगली खबर है हमारे संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव सैदपुर में दोस्त ने दोस्त की चाकू से वार करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आज सुबह युवक का शव लहूलुहान अवस्था में जंगल में मिला है। तभी मौके वारदात पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मृतक की शिनाख्त सैदपुर गांव निवासी आस मोहम्मद के रूप में हुई है। जांच के मुताबिक आस मोहम्मद ने बीती रात शराब पी थी। शराब पीने के दौरान आस मोहम्मद और शुभम के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते मामला इतना गर्मा गया कि गुस्से में शुभम ने चाकू से वार कर आस मोहम्मद को मौत के घाट उतार दिया और शव जंगल में फेंक दिया। राहगीरों ने शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन की जांच की और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने शुभम के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या घटनाक्रम है मैम? आज सुबह लगभग 9 बजे थाना बीबी नगर पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस एवं फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। मृतक का नाम आस मोहम्मद उर्फ आशू पुत्र शरीफ निवासी ग्राम सैदपुर बताया गया है। मृतक के पिता द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति शुभम पुत्र नवीन के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे। मृतक जब भी गाँव में आता था तो शुभम के पास बैठ कर ही शराब पीता था। कल भी ऐसा ही हुआ। मृतक जब गांव में आया तो वह शुभम के पास गया। शुभम ने रात में ही मृतक की मां को फ़ोन करके बताया भी कि वह उसके पास है। इसके बाद इनका शराब पीने के बाद कुछ आपसी विवाद हो गया, जिसमें शुभम पुत्र नवीन द्वारा मृतक आस मोहम्मद को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस अभी सभी तथ्यों पर जांच कर रही है एवं अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। मृतक का पंचायतनामा भर PM की कार्रवाई के लिए भेजा गया है और अब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर एटा से संवाददाता श्याम सिंह की है। खबर एटा से है, जहां जलेसर में आज मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल की भांति गौ शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जो शक्तिपीठ से होकर महावीरगंज बड़ा बाजार से नाला बाजार शेरगंज पोस्ती खाना होते हुए स्वर्ग आश्रम पहुंची और गौशाला पर जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर गायों के लिए दान पात्र लेकर चलने वालों में विजय बंसल, अमित बंसल, अर्चित बंसल और थाना पुलिस मौजूद रही। अगली खबर प्रयागराज से है, जिसे हमारे संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल ने भेजी है।
खबर प्रयागराज से है, जहां करछना तहसील क्षेत्र में लेखपाल की लापरवाही के चलते दो पक्षों में लगातार मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि करछना थाना क्षेत्र के तरौल गांव के रहने वाली उर्मिला देवी पत्नी राम शिरोमणि शुक्ला का अशोक शुक्ला पुत्र स्वर्गीय रमाकांत शुक्ला के मकान की जमीन पर खाली हिस्सा लेकर आपसी बंटवारे की शिकायत एसडीएम करछना से की गई, जिसके बाद हल्का लेखपाल नागेंद्र मिश्रा द्वारा विवाद की जमीन पर बिना पैमाइश के ही दोनों तरफ रिपोर्ट बनाकर दे दी गई। शिकायत के बाद भी अभी भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे दोनों पक्षों में तनाव लगातार व्याप्त है। अगली खबर हमारे संवाददाता साजिद की है, जिन्होंने रामपुर से खबर भेजी है। खबर रामपुर से है, जहां आजम खान भले ही मुंबई की यात्रा पर हों, लेकिन अदालत की कार्रवाई लगातार चल रही है। उनके विरुद्ध रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे दो मामलों में तमाम गवाहों की गवाहियां पूरी हो चुकी हैं। बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा की जाने वाली जिरह भी मुकम्मल हो चुकी है। अब अदालत ने 313 सीआरपीसी के तहत आरोपियों के कराए जाने वाले बयान दर्ज कराने के लिए आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को 20 जनवरी को दूसरे मुकदमे में आजम खान की 17 जनवरी को हाजिरी देने के लिए कहा गया है। आइए जानते हैं इस विषय पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी का क्या कुछ कहना है। अभियोजन जी, आज आजम खान का जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में 4/2019 वाले में जिरह थी, उसमें आज क्या हुआ? उसमें आज जो है विवेचक जो थे नरेंद्र कुमार त्यागी, वो आज आए थे और उनकी जिरह जो है बचाव पक्ष के द्वारा की गई और बचाव पक्ष के द्वारा उनकी जिरह समाप्त की गई, जिससे जो है पत्रावली अब 313 में नियत की गई है। अग्रिम तिथि जो है दिनांक 20/1/2023 नियत है। माननीय न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तगण को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है 20/1/2023 को। अच्छा, इसमें सारी जिरह अब कंप्लीट हो गई है, गवाहियाँ सब कंप्लीट हो चुकी हैं? हाँ, गवाहियाँ सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिरह भी हो गई, उनके द्वारा सारे जिरह कर ली गई। अच्छा, कर ली गई। अच्छा, एक भड़काऊ भाषण वाले मामले में, हेट स्पीच वाले में 313 थी, उसमें आज क्या हुआ है? हाँ, मुकदमा अपराध संख्या 130/19 थाना शाहजाद नगर का है, जिसमें मोहम्मद आजम खान साहब अभियुक्त हैं। उनको 313 का बयान अंकित कराने हेतु आज आना था। माननीय न्यायालय द्वारा उनको व्यक्तिगत उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया था, लेकिन उनके अधिवक्ता के द्वारा एक स्तरण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि वह जब मुंबई गए थे तो वहाँ वायरल हो गया है, इसलिए जो है आज नहीं आ पाएंगे और समय प्रदान किया जाए, जिसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने 313 का बयान अंकित करने हेतु इस पत्रावली में दिनांक 17/1/2023 का नियत किया है और अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। अच्छा, भड़काऊ भाषण वाले में 17 तारीख को बुलाया है? हाँ, भड़काऊ भाषण वाले मामले में 17 तारीख को 313 में नियत है और डबल जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 20/1/2023 नियत है। 20 करी तारीख, उसमें हाँ, तीनों तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम खान। हाँ, जो अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है, जो मुकदमा अपराध संख्या 4/19 है, धारा 420, 67, 468, 471, 120 IPC थानागंज पे है। उसमें जो है तीनों लोग मुलजिम है, मोहम्मद आजम खान, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और श्रीमती फातिमा तंजीम फातिमा साहब अभियुक्त हैं और इन लोगों का बयान मुलजिम 2313 CRPC में अंकित होता है। उसका बयान कराने के लिए 20 तारीख को माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है। अगली खबर सूरत से है, जिससे हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने भेजी है। खबर सूरत से है, जहां मकर संक्रांति के दिन श्रम रोजगार मंत्री राज्य मंत्री कुंवर जी हड़पति ने उन बच्चों से मुलाकात की जिन दिव्यांग बच्चों के जीवन को अंधकार ने घेर रखा है और उनके जीवन में प्रकाश की जरूरत है। इसी के चलते दिव्य ज्योति ट्रस्ट द्वारा संचालित विवेकानंद प्रज्ञा चक्षु छात्रावास के दिव्यांग बालकों को दौरा वहां का किया गया और उत्सव के लिए बच्चों को उपहार भी भेंट किए गए। इस दौरान सूरत जिला महामंत्री जगदीश पोरख के साथ साथ दिव्य ज्योति ट्रस्ट के आदिवासी क्षेत्र में किए गए कार्यों से अवगत कराया गया कि वो महाराष्ट्र एवं अन्य पड़ोसी राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के दुर्गम वन क्षेत्रों में सेवा करने वाले दिव्य ज्योति संस्थान को मांडवी क्षेत्र के अनमोल रत्न के रूप में देखते हुए राज्य मंत्री कुंवर जी हड़पति ने सरकार की ओर से हर संभव लाभ देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।
My style has all the colors of the world. There's nothing to fear.